है तो सीरीज सर्किट में करंट तो सेम हो गई, तो आई से तो आई कट गई, तो एक्सएल बराबर एक्सी हुआ। तो कंडीशन क्या हो गई, एक्सएल एक्सी। भाई जब ये फेज डिफरेंस जीरो होने के लिए इन दोनों को कटना जरूरी है, और ये दोनों कब कटेंगे, जब बराबर होंगे। और इनको जब बराबर रखा वीएल बराबर बीसी, तो इनकी वैल्यू रख दी आई एक्सएल और आई एक्सी। आई कट गई तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो कंडीशन यही आई एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन है कि दोनों इज इक्वल टू हो, तो कंडीशन क्या आ गई, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, और ये वही पुराना जेड निकल आया, अब यह निकला। अब यहाँ देखो इम्पोर्टेंट, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है। एक्सएल की वैल्यू फिर रख दो आप, एक्सएल क्या है 2πfl और एक्सी 1/2πfc। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है नहीं पढ़े, मैं आपको समझा दूं, दोबारा से देख लीजिए। कंडीशन क्या थी, बीएल और वीसी बराबर हो जाए, बीएल और वीसी बराबर हो जाए, दिख रहा है, ठीक है, वीएल और वीसी बराबर हो जाए, ये दोनों कट जाएंगे तभी रेजोनेंस होगा। अब वीएल का आई एक्सएल वैल्यू रखेंगे और वीसी की आई एक्ससी। आई से आई कट जाएगी क्योंकि सीरीज में करंट बराबर होती है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ गया। और एक्सएल की वैल्यू होती है 2πfl और एक्सी की वैल्यू होती है 1/2πfc। ठीक, यहां से एफ उठा के इधर लिया हूं, तो एफ इंटू एफ, ये वाला एफ तो ऐसे लिख दिया और ये वाला एफ भी इधर ले गया, इज इक्वल टू 1/ क्या बचेगा 2π और सी बचेगा, यहाँ पे 2π और सी बचेगा क्योंकि एफ तो इधर चले गया, एफ इंटू एफ। और यहां से 2πl इधर को ले जाऊं तो इधर कितना आ जाएगा, 2πl आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, यहाँ 2π का स्क्वायर हो जाएगा, 2π दोबारा आ गया, और ये है एल, ये है सी, तो एल और सी, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट तो 1 हो गया, और 2π का स्क्वायर का अंडर रूट 2π हो गया, बाहर आ गया, और अंडर रूट एल सी। तो ये फ्रिक्वेंसी निकल आए, और ये फ्रिक्वेंसी कौन सी है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि रेजोनेंस तो चल रहा है, तो रेजोनेंस में जो फ्रिक्वेंसी आई वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आई। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, एफ आर इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी थी, एफ आर इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एल सी। कोस फाई 1 हो गया जो पहले हमने दिखा था, tan फाई 0 हो गया। अब आता क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है आपका, रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर, या स्टोर्ड पावर अपॉन एक्टिव पावर। अब उसका फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर एक्सएल या आई स्क्वायर एक्सी, क्योंकि एक्स कैपेसिटर में भी स्टोर हो रही है और इंडक्टर में भी, और एक्टिव पावर तो रजिस्टर में होता है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। वोल्टेज के फॉर्म में लिखोगे तो वोल्टेज के फॉर्म में करंट वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, तो ये लिख दिया। बट ये वाला फॉर्मूला चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम नहीं है, सीरीज सर्किट है ना, तो सीरीज में वोल्टेज तो सेम होते नहीं, तो काटोगे कैसे, ये दोनों तो आपस में कट नहीं सकते ना, वोल्टेज काट नहीं सकते सीरीज में। करंट में ही सही है, तो ये दोनों फॉर्मूले सही है। मान लो इसको ले लें खाली, तो आई से आई कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, आई सेम है, तो एक्सएल अपॉन आर आ गया। अब एक्सएल की वैल्यू रख दी यहाँ 2πfl, आर ऐसी रहेगा। अब 2πl अपॉन में आर ऐसी रहा, एफ रहने दिया, एफ की वैल्यू रख दी, और एफ की वैल्यू क्या है 1/2π अंडर रूट एल सी। तो एफ की वैल्यू 1/2π अंडर रूट एल सी, 2π से 2π कट गया भाई, तो 1/r तो बचा, नीचे आर है अपॉन में, ये एल है, अगर एल को अंडर रूट में ले जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। भाई एल को अंडर रूट में लिख दें, एल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, एल होगा, और अंडर रूट एल सी तो है ही। तो अब क्या होगा, इस एल से इसका स्क्वायर कट जाएगा, बस एक कट जाएगा, यानी 2 है यहाँ पे, एल इंटू एल है, नीचे एल है, तो नीचे वाले एक एल से ऊपर के 2 एल में से एक एल कट गया, तो ऊपर एक एल बचा, तो 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, है ना, कोशिश करना, और उसके बाद फिर ऑनलाइन डिस्कस करेंगे थोड़ा डीपली एक एक टॉपिक को, अभी तो सारा सब लेके चल रहा हूँ ना, तो इजीली हो जाएगा। तो 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। बहरहाल इसका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, जरूर आएगा, Q इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। अब आता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है, जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है ना, उसकी बैंडविड्थ होती है। मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ की रेंज, जैसे आप कपड़े लेने गई ईद पे, तो आपने पूछा कि भाई मुझे यश जूते लेने में कुछ भी, तो उससे पूछा क्या रेंज है, तो उसने कहा भाई 300 से लेके 2000 तक की रेंज है।
आपको 10,000 तक की रेंज है, यानी 10,000 का भी तो मिल जाएगा, 5,000 का भी मिल जाएगा। मैक्सिमम 10,000 तो ऊपर का नहीं है और 3,000 से 300 से नीचे का नहीं है ना। किसी दूसरी दुकान पे गए तो उससे पूछा तो उसने कहा भाई 200 से नीचे का तो मिलेगा नहीं, और 1,000 से ऊपर का भी नहीं है, इससे महंगा भी नहीं है, इससे कम का भी नहीं है। तो रेंज क्या हुई, 200 से 1,000। ठीक है, तो रेंज जो निकालते हैं हम, तो बैंडविड्थ क्या होती है, माइनस कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम 1,000 रुपए थी, मिनिमम 2,000, तो बैंडविड्थ कितनी हो गई, 800 हो गई, यानी मैक्सिमम से मिनिमम निकाल ली। तो ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, लोअर है। तो अपर में से लोअर माइनस कर दिया, जैसे उसने बताया था 1,000 रुपये मैक्सिमम है भैया, इससे ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, और 200 से सस्ता नहीं है जूता। हर रेंज के हैं, 300 का भी है, 250 का भी है, 400 का भी है, 500, 700, 750, 800, 1,000 तक का है। तो आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो 800 जो आया ये इसकी बैंडविड्थ आ गई। तो जो अपर है हाई वे फ्रिक्वेंसी, और जो लोअर फ्रिक्वेंसी है ना, मान लो किसी जैसे हमारी सुनने की फ्रिक्वेंसी क्या है, हम मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी कम की नहीं सुन सकते, वो फिर चूहे वगैरह कोई जितने भी इंसेक्ट वगैरह सुन लें। और हमारी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सुनने की वो 20 किलो हर्ट्ज है, इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते। ठीक है, या 16 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, उससे ऊपर हम सुन ही नहीं सकते। तो उन दोनों का डिफरेंस वो बैंडविड्थ होगा। तो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस बैंडविड्थ है। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका बैंडविड्थ का, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर, यानी बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला भी निकालना है। रेजोनेंस का फॉर्मूला 1/2π/c रख दिया, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/r√L/c रख दिया। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आया तो मुझसे पूछना, r/2π/L हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर निकाला, बैंडविड्थ निकाला और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकाला, बाकी सब सेम चल रहे थे। 2-3 बार इसको रिवाइज करना। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक सिंपल ही। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखें गौर से, कोई मसला नहीं है। न्यूमेरिकल में क्या है, अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। इंडक्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी, तो 50 मिली हेनरी का ध्यान रखना, मिली हेनरी है, हेनरी नहीं है, यहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो 500 मिली हेनरी इंडक्टेंस है। एंड अ वेरिएबल कैपेसिटेंस, एक वेरिएबल कैपेसिटेंस है, अक्रॉस 100 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट है, और सीरीज सर्किट है तो भाई सीरीज में कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। तो भाई आपको मालूम है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V = VM sin 2π/ft होता है। तो 2π आ गई, साइन आ गई, tt आ गई, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ऐसी रख दी। और वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, जो कि मैक्सिमम ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, मैक्सिमम ही दिया है इसमें। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ने पूछा है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सीरीज रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर कर रहे हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू बताइए रेजोनेंस पे। ठीक है, सही है भाई, इतना ही पूछा है, कुछ नहीं है। तो निकाल लेते हैं रेजोनेंस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो रेजोनेंस की कंडीशन पहले देख लीजिए आप, क्या है, XL = FC होता है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। तो XC = XL की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो XL = कितना होता है, 2πfL। तो 2πf कितना है, 50, L कितना है, 500 मिली हेनरी, और मिली से जब खत्म करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ध्यान रखना 0.5, मिली खत्म करेंगे तो 0.5, क्योंकि मिली के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हेनरी बन जाएगा। तो भाई 2 भी रखा, पाई भी रखा, F की फ्रिक्वेंसी 50 दे रखी है, L की फ्रिक्वेंसी 500 मिली थी तो 0.5 हो गई, और इनको आपस में कर दिया तो 50 पाई आ गया। तो XL की वैल्यू यहाँ 50 पाई रख दी। ठीक है, कोई टेंशन, XL की वैल्यू 50 पाई रख दी। अब XC की फॉर्मूला खोल दिया, तो XC का फॉर्मूला क्या, 1/2πfc। XC = 1/2πfc, 50 पाई ऐसे चल रहा है। अब C = ये 2πf ऊपर चले जाएगा, सही है। और चूंकि C 1/, में है, उसको उल्टा करेंगे तो नीचे आ जाएगा। नहीं आया समझ में, वेरी सिंपल है भाई, देख लो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में,
2πfc इंटू 50π इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो गई ऐसा करके, इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई 1 की एक ही कम 1 हो गई। फिर c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, सब चले जाएगा, c यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो 2πf इंटू 50π, बस। तो वही 1/2π 50 इंटू 50π। फिर पाई की वैल्यू रख दी जो भी होती है 3.14, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5000 पाई और वो वैल्यू रख करके सोल्व कर दिया। फिर कैलकुलेटर सोल्व कर लो, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी। जरूरी नहीं है माइक्रो फैराड में लाओ, आप बहुत सिंपल ही कर दो। उसके बाद आई इज इक्वल टू क्या हो गया, V/R होता है। ये वाला वोल्टेज हो रही है, रेजोनेंस में तो वोल्टेज सेम ही होगा, ये हो रही है, क्योंकि रेजोनेंस में तो ये वोल्टेज बराबर हो जाता है। तो V/R, तो 100 रेजिस्टेंस कितना है 4, 25 एम्पियर, करंट 25 एम्पियर आ गई। अब रेजोनेंस में वोल्टेज निकालना, V और VC बराबर होता है, रेजोनेंस में दोनों बराबर होते हैं। तो वही IXL से कर ले, I कितना है आपका 25, XL कितना निकाला था हमने 50π, तो वो इसको सोल्व कर दो, आ गया 3.9 के अभी, बस सही है। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलिए अब पैरेलल सर्किट को एनालाइज करते हैं। तो पैरेलल वही RL को पैरेलल में लगाएंगे, फिर RC पैरेलल में लगाएंगे, फिर तीनों को पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। पैरेलल में ध्यान रखना है कि वोल्टेज कॉमन होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होती है। तो कॉमन क्या हो गया, वोल्टेज। तो बस RL ले लें, R और L लगाया इनने, वोल्टेज दे दिया, करंट डिवाइड हो गई। तो R में IR मान लिया, मान ले, L में IL मान ली, करंट सिंपल है। मैन करंट हम आपकी I है, यहाँ से करंट I निकली, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। इसका बना लेते हैं वेक्टर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम जो भी कहो। ये देखिए सर्किट आपके पास है, कॉमन वोल्टेज है, तो वोल्टेज ले रहा हूँ, वोल्टेज ले लिया मैंने। अब करंट की नहीं है, तो देखिए IR, जो IR करंट है वो तो वोल्टेज के साथ होगी, सिंपल, दोनों साथ में होते हैं। तो ये क्या हो गई मेरी IR करंट, ठीक है। वोल्टेज तो मैं ले चुका हूँ, पहले ड्रॉ कर चुका हूँ सैंपल, एक ही, ये भी यहाँ सब जगह वोल्टेज सेम रहेंगे, पैरेलल सर्किट है। यहाँ पर यानी जो भी वोल्टेज ये यहाँ पे सब जगह वोल्टेज सेम। अब करंट रह गई, तो करंट में IR तो सीधे इसके साथ ड्रॉ हो गई। अब IL, तो इसमें IL क्या करती है, लैग करती है, इंडक्टर में करंट लैग करती है। और लैग का मतलब होता है क्लॉक, और क्लॉक वाइज का मतलब आप जानते हो कैसे चलना है आपको। या 3 बज रहे हैं, तो 3 से आपको 4, 5, 6 इस तरह से क्लॉक वाइज चलना है। तो यहाँ चल दिया आप नीचे को इस तरह से। ये हमारी IL करंट आ गई, जो इसमें IL करंट है। IR तो वोल्टेज के साथ में थी, बस पैरेललोग्राम कर दें, यहाँ ये मिला, ये हमारी करंट आ गई, मेन करंट I। तो देखो ये करंट I है, और ये IR मैंने ड्रॉ कर दी, और ये IL के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइन थी, ये IL है, तो ये भी IL हो गई। तो भैया ये IL आ गया, 90 डिग्री है, ये कोई 5 डिग्री है, कोई भी एंगल होगा निकालना पड़ेगा। तो ये IR, ये I, ये IL। तो फॉर्मूला बस I इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देख लीजिए I इक्वल टू क्या हो गया, IR पहले तो वही लिख दी, I क्या होता है V/R या V/XL, L में XL, R में R, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब I इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मैंने अभी निकाला था, RL स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, IR की और IL की यहाँ से। तो देखो V स्क्वायर दोनों में कॉमन है, V स्क्वायर का बाहर निकल के V आ जाएगा, V आ गया, अंडर रूट ये 1/R स्क्वायर बचा प्लस 1/XL स्क्वायर बचा V। और करंट क्या होता है, V/Z होता है, तो V/Z ये Z की वैल्यू हो गई, ठीक है, Z की वैल्यू हो गई। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√1/R स्क्वायर 1/XL स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि V ये था और मैंने अपॉन में Z लिया है, यानी अपॉन में Z लिया है, तो Z जो ऊपर करूँगा तो ये अपॉन करना पड़ेगा, एक दूसरे के इन्वर्स है ना। तो Z इक्वल टू 1/√1/R स्क्वायर। ऐसे tan फाई क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना भैया, ये है IL, और आधार कितना है आपका IR। फिर इसकी वैल्यू रख दी, I की जगह V/XL V/R,
ठीक है, कोई आई से तो आई नहीं कट सकता ना, सब अलग अलग हैं। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल वी अपॉन आर, वी से भी कट जाएगा, सेम है भी, तो आर ऊपर चले जाएगा, एक्सएल नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना क्योंकि अपॉन में है ना ये, तो आर ऊपर एक्सएल नीचे, तो आर अपॉन एक्सएल, तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर अपॉन एक्सएल। पावर फैक्टर कोस फाई होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है आपका आई आर और कर्ण कितना है आई, तो आई आर अपॉन आई, आई आर अपॉन आई के लिए भी अपॉन आर, आई के लिए भी अपॉन जेड, बी से बी कट गया, जेड ऊपर पहुंच जाएगा, तो जेड अपॉन आर, तो पावर फैक्टर कितना हो गया, जेड अपॉन आर। अब आर सी को ले लें पैरेलल में, तो देखिए आर और सी पैरेलल में है, तो इन दोनों का कर लेते हैं सिंपल है। पैरेलल सर्किट में करंट तो अलग है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कॉमन है, वोल्टेज ले लेता हूँ। देखिए ये मैंने ले लिया वोल्टेज। अब आई आर तो सीधा सीधा वोल्टेज के साथ आ जाएगा, रजिस्टेंस में कोई पंगा नहीं होता है, रजिस्टेंस में ना कोई टेंशन ना कोई पंगा, तो ये मेरा आई आर आ गया। अब मुझे आई सी लेना है, तो आई सी क्या होता है आपका, लीड करती है, ये याद करने की है, ये लेग लीड क्या करती है, एक बार या तो उसकी कोई ट्रिक बनाओ भैया, इसके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन में भी फेजर डायग्राम है, इसके अलावा ये सारे फेजर डायग्राम तो चल ही रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी, और ये जितने भी न्यूमेरिकल होंगे 7-7 नंबर के, तो बिना फेजर डायग्राम के कुछ नहीं होना। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में फेजर डायग्राम बहुत ज़्यादा है। तो करंट आई सी लीड करती है, और लीड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, 3 से 2 बजाऊँ, 2 से 1 12, यानी उल्टा चलूँ, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये हो गई आई सी करंट। तो आई सी आई आर आ गई, बस पैरेलल चल रहा है ऐसा करके पैरेललोग्राम, तो ये मेरा जो आ गया रिजल्टेंट आई करंट आ गई, और ये मेरा ये क्या है, मेरा आई आर है, और ये मेरा आई सी के रेस्पेक्ट में, तो ये मेरा आई सी हो गई, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गई। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, जो हाइपो मतलब पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस, तो आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, तो देखो वही आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, पर आई आर आई सी की वैल्यू यहाँ से रख दी, वी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो वी स्क्वायर निकाला, और वी स्क्वायर का अंडर रूट वी हो गया, 1/r स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और आई के वी अपॉन जेड होता है, तो ये अपॉन में जेड है, तो जेड इज इक्वल टू ये अपॉन हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू 1/√1/r स्क्वायर 1/x स्क्वायर। कोस फाई क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना आई आर और कर्ण कितना आई, तो आई आर अपॉन आई, और आई आर की वैल्यू आई की वैल्यू रख दी, बी सभी कट गया, जेड ऊपर चले जाएगा, जेड अपॉन आर, टेन फाई क्या है, आई सी अपॉन आई आर, इन दोनों की वैल्यू रखी, वोल्टेज कट करा, और ये निकाल दिया आर अपॉन एक्स। अच्छा आई सी और आई आर की वैल्यू इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये कट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वोल्टेज है। चलिए अब आर एल सी पैरेलल सर्किट में आ गए, तो वही तीनों को लगा लिया, आर एल सी, आर में करंट आई आर, एल में आई एल, सी में आई सी, और ये वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मेन करंट है। तो इसका बना लें फेजर डायग्राम। अब इसमें वही चीज़ है, कंडीशन बनेगी, बड़ा कौन छोटा कौन पहले देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। ये सर्किट है आपके सामने, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ चाहे तो, कॉमन क्या है वोल्टेज, तो ये मैंने वोल्टेज ले लिया। अब आई आर करंट कहाँ जाएगी, वोल्टेज के साथ में जाएगी, तो आई आर करंट वोल्टेज के साथ में जाएगी। आई एल कहाँ होगी, आई एल क्या होती है, लीड, और लीड का मतलब क्लॉक, और क्लॉक का मतलब आई एल का मतलब लीड, और लीड का मतलब होता है एंटी क्लॉक भाई, एंटी, तो एंटी क्या है, 3 से 2 2 से किए, तो ये आई एल जाएगी इधर को, और आई सी क्या होती है आपका, सॉरी देखो यहीं कंफ्यूजन हो जाता है, बस मैं फिर से बताऊं आपको, इसीलिए कहूँगा कि याद कर लो, आपका कैपेसिटर में करंट करती है लीड, और लीड का मतलब एंटी, और आई एल आपका करती है लेग, और लेग का मतलब क्लॉक, ठीक है ये, तो आई एल लेग और लेग का मतलब क्लॉक, तो क्लॉक के लिए आपको इस तरह से 4 5 6 बजाने, तो आई एल आएगा इधर, और आई सी
क्योंकि लीड कर रही है तो यानी एंटी, और एंटी का मतलब 3 से 2, 2 से 1 12, तो ये आ गया आईसी करंट। तो यानी इधर आईसी करंट है, इधर आईएल करंट है। अब कई कंडीशन है, या तो छोटी बड़ी होंगी बराबर होंगी, सही है। तो सपोज करो पहले आईएल बड़ी ले लें, ये करंट बड़ी ले ली आईएल, और आईसी छोटी ले ली, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जो अपोजिट है तो माइनस होगी, तो ये आईसी यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दी मान लीजिए इस पूरे में से, तो ये क्या बचा आपका आई एल माइनस आई सी। ये आई एल यहाँ से यहाँ तक था, आई एल माइनस यहाँ से यहाँ तक आई सी, इतना बचा ये, और ये कर दिया हमने। तो क्या आया हमारा, ये करंट मेन करंट आ गई आई, और ये क्या थी हमारी आई आर करंट थी, ठीक है। और ये जो पैरेलल यहाँ से यहाँ तक लेके चला ये क्या है, आई एल माइनस आई सी, ठीक है, सिंपल है। ये आई एल माइनस आई सी, ये आई आर, ये आई, और ये हमारा एंगल, ठीक। इसमें कर लीजिए पाइथागोरस लगाइए, तो पाइथागोरस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस सिंपल है। तो देखिए जब आई एल बड़ा था तो मैंने आई एल को बड़ा कर दिया, आई सी छोटा कर दिया और माइनस कर दी, ठीक है। तो आई सी निकाल दी, आई एल माइनस आई सी आ गई, इस तरह से आ गया। ठीक, अब आई इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, फिर इनकी वैल्यू रख दी, क्योंकि आई तो अलग अलग है, तो ये वी अपॉन आर, ये वी अपॉन एक्सएल, वी अपॉन सी, लेकिन ये ध्यान रखना ये इस पूरे का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो इसमें से बी बाहर निकालेंगे, बी स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर का अंडर रूट बी होके बाहर आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर। और वी अपॉन जेड, कोई करंट क्या है, वी अपॉन जेड होता है, ये अपॉन में है वी अपॉन जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन में हो गई है, तो जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ऐसे कॉस फाई क्या होगा आपका, फेजर डायग्राम से देख लेंगे आप, तो आई आर अपॉन आई आ जाएगा, उसकी वैल्यू रखी है, आ गया tan फाई, ऐसी फेजर डायग्राम से ये अपॉन ही है, कुछ नहीं है। tan फाई क्या है आपका, लाल बटा का सही है, लंबटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है आपका, बेस ये है आई आर, और फिर इनकी वैल्यू रख दी, आई एल का वी अपॉन एक्सएल, आई सी का वी अपॉन एक्सी, आई का वी अपॉन आर, बी से बी कट गया सब, तो 1 अपॉन एक्सएल 1 अपॉन एक्सी और 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर तो ऊपर चले जाएगा, आर हो जाएगा 1 अपॉन आर, ये 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी रहेगा, फिर फाई इज इक्वल टू करोगे तो tan इनवर्स, और ये अब स्टेप 2 है जिसमें आपका आईसी बड़ा है, तो वही देखिए आई एल आई सी था, अब की बार आई सी बढ़ा है, तो इतना तो आपका आई सी हमने क्या करा, माइनस कर दिया, ये आई सी था ये माइनस कर दिया, तो कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये माफी चाहूंगा, ये आई एल, अब ये आई एल माइनस कर दे, तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, आई सी माइनस आई एल, आई सी माइनस आई एल। अब इसके पैरेलल में आई आर के पैरेलल में ये हमारी लाइन आ गई, तो ये हमारा आई आ गया, और ये हमारा क्या था यहाँ से यहाँ तक आई सी माइनस आई एल, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या आई आर, तो वही आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर इनकी वैल्यू रख दी, वी अपॉन आर, वी अपॉन एक्सी, वी अपॉन एल, फिर पी कॉमन निकाल दिया बाहर को, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस 1 अपॉन ये का होल स्क्वायर, वी अपॉन जेड, क्योंकि ये जेड हो गया, 1 अपॉन में होगा क्योंकि वी अपॉन जेड है ना, तो जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे cos फाई की वैल्यू, ऐसे tan फाई की वैल्यू। अब स्टेप 3 में दोनों बराबर कर दिए, आई एल बराबर आई सी, तो जब ये आई सी और जब ये आई एल, ठीक है, तो आई सी और आई एल जब बराबर हो गई, आई सी आई एल बराबर हो गई, तो कट गई आपस में, कट के क्या बचा आपका आई आर ही बचा यहाँ पे जो है, तो आई और आई आर एक ही बात हो गई, यानी आई और आई आर एक चीज हो गई, बी अपॉन जेड और आई आर इजकल टू बी अपॉन आर, तो इस हिसाब से जेड इजकल टू बी आर हो गया, आई इजकल टू आई आर हो गई, और बी इजकल टू जेड हो गया, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं।
ये आ गया आई इज इक्वल टू आई आर और जेड इज इक्वल टू आर। कॉस फाई क्या होगा, जेड अपॉन आर था तो जेड की जगह आर लगा दी, एक आ गया, टेन फाई भी जीरो हो गया, तो साफ ही दिखाई दे रहा है टेन फाई जीरो हो गया भाई। वोल्टेज करंट के बीच में एंगल तो जीरो ही बचा, कुछ बचा ही नहीं। अब ये कंडीशन रेजोनेंट है। रेजोनेंस क्या है, जब एंगल जीरो आ जाए, जब एंगल जीरो आ जाए दैट इज रेजोनेंस, यानी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज और जो अप्लाइड करंट है आपकी उसके बीच में एंगल जीरो हो जाए। अब रेजोनेंट में वही कहानी बताइए, कंडीशन क्या हो गई, आई एल आई सी बराबर हो जाए, क्योंकि आई एल आई सी जब बराबर हो रही है आपकी, ठीक है, तभी तो टेंशन सॉल्व हो रही है। आई एल आई सी बराबर हो रही है आपकी, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका, क्यों, ये आई सी है, आई है, लिखते टाइम पे संभाल के लिखना इस चीज़ को, क्योंकि सी एल एक जैसे ही बन जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये इक्वल टू हो गया वही सब सेम जो ऊपर हमने भी बताया। अब जेड इज इक्वल टू वही आपका आर आ गया, अंडर आर स्क्वायर आर, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी का खत्म हो गया, एक्सएल बराबर एक्सी आर आ गया, आई इक्वल टू सब वही चीज़ है। अब देखो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक, तो यहाँ से कंडीशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू एक्सी से, एक्सएल की वैल्यू रखी, एक्सी की वैल्यू रखी, और वही एफ आर इक्वल टू 1.2 जैसे कि आपका सीरीज में आया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, cos फाई टेन फाई सब। अब क्वालिटी फैक्टर आएगा, तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, स्टोर्ड पावर अपॉन डिसिपेटेड पावर, यानी वो रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर। अब फॉर्मूले तो चारों हो गए, ये इंडक्टर के नहीं है, ये वाला कैपेसिटर के नहीं है, ये करंट के फॉर्म में, ये वोल्टेज के फॉर्म में। भाई कंफ्यूज ना हो आप, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला या तो आई स्क्वायर आर करंट के फॉर्म में होगा, या पावर का फॉर्मूला वोल्टेज के फॉर्म में बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, या पावर का फॉर्मूला करंट और वोल्टेज के साथ में होता है बी आई। अगर आई के साथ में तो आई स्क्वायर आर, बी के साथ में तो बी स्क्वायर आर, या फिर बी आई के साथ में, ठीक है। अब आर के लिए आपको आई आर स्क्वायर आर लेना है, ठीक है, एल के लिए आपको आई एल स्क्वायर एक्सएल लेना है, और सी के लिए आपको आई सी स्क्वायर एक्स सी, ठीक है। इसी तरीके से अगर वोल्टेज के फॉर्म में ले रहे हैं तो आर के लिए आपको वी आर का स्क्वायर अपॉन आर लेना है, एल के लिए ले रहे हैं आप तो वी एल स्क्वायर अपॉन एक्सएल लेना है, और सी के लिए ले रहे हैं आप तो वी सी स्क्वायर अपॉन एक्स सी, ठीक है। ये चीज़ हो गई बस। तो वही सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, लेकिन ये वाले फॉर्मूला अलाउड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैसे काटोगे, करंट सेम नहीं है ना पैरेलल में, पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो गई, तो इन्हें काटोगे कैसे। तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर, क्योंकि वोल्टेज कट जाएंगे आपस में, क्योंकि वोल्टेज सब सेम रहता है ना पैरेलल में। तो इसमें से कोई एक ले लें, सपोज ये वाला ले लें, तो यही ले लिया वी स्क्वायर एक्सएल अपॉन वी स्क्वायर आर, बी से बी कट गया तो आर अपॉन एक्सएल हो जाएगा, ध्यान है आर ऊपर चला एक्सएल नीचे आ जाएगा, तो आर अपॉन एक्सएल आर, और एक्सएल की वैल्यू 2 पाई एफ एल, फिर एफ की वैल्यू 2 वो रख देंगे 1.2 यहाँ से 1.2 बस आ गया आंसर आपका। और बैंड बिट फिर मैंने वही बताया कि कट ऑफ रेंज है इन दोनों की, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपनी क्वालिटी फैक्टर, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से लगा दो, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ से लगा दो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेंगे। अब हमारी यूनिट आ गई चौथी, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, एक कोर है आपकी, ठीक है, उस पर जब हमने वाइंडिंग करी तो फ्लक्स बनेगा, और वो फ्लक्स इस कोर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक सर्किट हो गया। यानी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो कोई भी, इलेक्ट्रिकल सर्किट मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है हमारा, एक मिनट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है, ठीक, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक, दो चीज़ें, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है। और करंट किसकी वजह से जनरेट होती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये वोल्टेज ही है, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, ठीक है। अब वोल्टेज की नहीं बताया, इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चलना करंट, यानी वोल्टेज से करंट। इसमें फ्लक्स है, और फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट होता है, एमएमएफ,
मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स तो हर जगह है, मोटिव फोर्स बस यहां से मैग्नेट है, मैग्नेटो, और यहां इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स है फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है करंट। इसका फॉर्मूला क्या है करंट का? I इज इक्वल टू होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, तो रेजिस्टेंस EMF को डिवाइड करता रहेगा बराबर। इसमें जो फ्लक्स है उसमें MMF तो है जो बना रहा है, लेकिन यहां भी एक रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स को अपोज कर रहा है। तो इस तरह की चीज है। तो इस सर्किट में MMF होगा, रिलक्टेंस होगा और फ्लक्स होगा, ठीक है। और EMF क्या होता है? EMF का मैंने बताया था कि EMF जो है आपका फैराडे लो, तो फैराडे लो के अकॉर्डिंग जनरेट होता है EMF। क्या होता है आपका? N अपॉन dt। और यहाँ पे जो MMF है वो किससे बनता है? करंट से और I से। यानी जो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न कॉइल में, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, इस तरह से जो टन्स लिए गए हैं, ये नंबर ऑफ टन्स है N दोनों तरफ, ठीक। और ये जो है फ्लक्स था, फ्लक्स का चेंज, रेट ऑफ फ्लक्स, और यहाँ पर ये करंट है, तो करंट से MMF बना, यह फ्लक्स के चेंज से EMF बना। तो इतनी सारी चीजें, ठीक। तो मैग्नेटिक सर्किट जिसमें कि फ्लक्स फ्लो होता है, तो फ्लक्स फ्लो मैंने दिखा दिया, ठीक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स वो होता है जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है यहाँ पर, और यहाँ मैंने कोई लोहे का टुकड़ा रखा, तो इतनी दूर से कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ तक लाया, तो उसने कैच कर लिया। यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, जहां भी मैं उस आयरन के पीस को रखता हूँ, लोहे के टुकड़े को, वो फौरन कैच कर लेती है मैग्नेट अपनी तरफ। यहाँ भी रखूँ तो अपनी तरफ, यहाँ तक, इससे दूर रखूँ नहीं कर रही। तो ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक, मैग्नेट तो बस इतनी सी है, लेकिन इतना एरिया जो है इसमें मैग्नेट का इफेक्ट है, प्रभाव है उसका, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो फील्ड है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ही सब मैग्नेटिक फ्लक्स है चारों तरफ एक। और मैग्नेटिक फ्लक्स तो उसके प्रेजेंट को फ्लो बताता है ना। और इसे किससे शो करते हैं? क्योंकि अब दिखता तो है नहीं, तो इसलिए हम लाइनों से शो कर देते हैं, लाइन बना देते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? MMF और रिलक्टेंस, जो मैंने अभी बताया है। MMF क्या है? NI, और रिलक्टेंस को ऐसे शो कर देते हैं। और NI का क्या होता है? यूनिट एम्पियर टर्न, क्योंकि आपका जो टन है तो टन ही लिख देंगे N को, वैसे टन की कोई यूनिट नहीं होती, टन हटा भी सकते हैं आप। और करंट की यूनिट एम्पियर हो गई, और रिलक्टेंस की यूनिट पर हेनरी है, ठीक है। अब आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये फ्लक्स था, फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ये होता है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितना फ्लक्स है, किसी भी चीज की डेंसिटी, यानी मतलब यूनिट एरिया में कितना मटेरियल है। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है फ्लक्स अपॉन एरिया।